बच्चों बात करते हैं सबसे पहले मेथड कितने हैं, कि कितने तरीके से हम उष्मा का ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को उष्मा दे सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए 3 तरीके हैं, चालन, दूसरा सहवन, तीसरा विकिरण। तो आज हम पढ़ेंगे केवल चालन के बारे में। बच्चों चालन में क्या होता है, मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, कि जैसे हम रसोई में कुछ पका रहे हैं या खड़े हैं, मम्मी काम कर रहे हैं, और जो तवा होता है जिस पर रोटी सेक रहे हैं, तो वो तवा बच्चों एक साथ गर्म नहीं होता है। आपको पता है, पहले उसको कुछ टाइम लगाना पड़ता है। यानी ठंडी वस्तु थी, उसको आपने गर्म वस्तु पर रख दिया, फिर उसने समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या किया, उसने तपन का अनुभव किया। या फिर ऐसे मान लीजिए कि चाय या कोई अन्य कोई खाद्य पदार्थ आप तैयार कर रहे हैं, चाय के अलावा से खाने के लिए या चाय पीने के लिए जो भी आप उसमें तैयार कर रहे हैं, तो उस बर्तन को, जो उसका डंडा होता है पकड़ने वाला, वो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन कुछ समय पश्चात उस डंडे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो यही क्या है बच्चों, ये चालन है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कि दो जो संलग्न भाग है, संलग्न भाग से एक तो वो भाग जो उस आग से टच में है, दूसरा भाग जो आपके हाथ में, हाथ से जुड़ा हुआ है, दोनों भाग हो गए, और उनके बीच का जो तापांतर है, बिल्कुल एक ठंडा भाग था और दूसरा क्या होने लग गया, गर्म होने लग गया। तो उस मेथड को, यानी बीच के तापांतर के कारण उष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है, यानी गर्म से ठंडे की ओर जो स्थानांतरण हो रहा है, इस विधि को हम बच्चों क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अब मैं आपको इसको पूरा क्लियर करता हूँ। जैसे ये एक छड़ है, ठीक है, इस छड़ को आपने हाथ में पकड़ रखा है और यहाँ हम इसे अग्नि की सहायता से इसको गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों धीरे धीरे होगा क्या इसमें, जैसे ये इसका जो सिरा है जो आग के संपर्क में है, वो गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। अब पदार्थ में जो अणु होते हैं, आपको पता है पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणुओं की संख्या। अब अणुओं से मिलकर बना है, तो अणु क्या करते हैं, ये जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से ठोस पदार्थ में, ये जो चालन है वो विशेषता किसके लिए है, वो है ठोस पदार्थों के लिए। अब ये अणु क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठोस पदार्थों में आप जानते हैं जो अणु संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और वो बिल्कुल अत्यंत पास पास होते हैं। अब जैसे ये भाग गर्म हुआ तो इसने उष्मा प्राप्त कर ली। अब जैसे ये उष्मा प्राप्त करेगा तो ये पास वाले कहेगा ले तू भी ले ले, अब ये क्या करेगा, ये दूसरे भाग को दे देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही जब ये गर्म हो जाएगा तो ये तीसरे भाग को दे देगा। मतलब अणु अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वो केवल अपने निकटवर्ती अणु यानी अपने पड़ोसी अणु को क्या कर रहा है, उष्मा का आदान प्रदान कर रहा है। मतलब जैसे एक गर्म हुआ तो उसने दूसरे को कहा ले भाई तू अब उष्मा ले ले, फिर दूसरा देगा तीसरे को, तीसरा देगा चौथे को, चौथा देगा पांचवे को। इस प्रकार क्या होगा, ये प्रक्रिया पूरी स्केल के अणुओं के द्वारा चलती जाएगी और धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाएगी, हमारे हाथ तक। और हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हमारे हाथ को गर्म फील होगा और हम उस छड़ को छोड़ देंगे। तो बच्चों क्या समझे आप, इसमें आपको ये समझना है कि जो अणु है ना, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, यानी बैठे बैठे काम कर रहे हैं। यानी एक तो ये कि आदमी उठ कर जाए कोई काम करके आए, और एक बैठे बैठे उसने क्या कर दिया, काम कर दिया। तो इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपने निकटवर्ती अणु को क्या करते हैं, उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, और वो अणु क्या करेगा, इसी प्रकार से वो भी अपने स्थान नहीं छोड़ेगा और लगातार उष्मा का स्थानांतरण होता रहेगा। और इसी मेथड को हम बच्चों क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। इसमें वस्तु क्या हो जाती है, गर्म होती है। अब इसी को आपको कॉपी में लिखना है कि माना किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग की ज्वाला में रखा होता है, ठीक है, जाता है, तब धीरे धीरे धातु की छड़ बच्चों इतनी अधिक गर्म हो जाती है कि हम इसे नंगे हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, नंगे हाथ मतलब बिना किसी कपड़े की सहायता से, क्योंकि छड़ में प्रत्येक अणु निकटवर्ती अणु को, ये ध्यान वाली बात है, मैंने आपको ये बताया था कि अणु निकटवर्ती अणु को क्या करता है, उष्मा का ट्रांसफर करता है, उष्मा स्थानांतरित करता है, जिससे संपूर्ण छड़ क्या होती है बच्चों, गर्म हो जाती है। समझ गए आप ये। अब कुछ इसमें जुड़ी हुई बातें वो मैं आपको बता देता हूँ कि गैसें जो होती हैं, हीन मतलब अल्प, कम उष्मा चालक होती हैं। गैसें क्या होती हैं, कम उष्मा चालक होती हैं। द्रवों की चालकता ठोस तथा गैसों के मध्य होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी हुई चालकता, ठोस पदार्थ हुई। चलिए हो गया बच्चों। अब हम इसमें एक गुणांक है चालकता के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो चालकता गुणांक कौन सा है। तो उसमें चालकता से माना बच्चों एल लंबाई, चलो एल लंबाई की छड़ है पूरी की पूरी, ये होगी एल लंबाई की छड़ होगी। ठीक है, अब तथा और ए इसका अनुप्रस्थ है, ये जो भाग है ना, ये इसका अनुप्रस्थ भाग होता है, सामने वाला भाग होता है जो गोल गोल आपको दिख रहा है वर्ताकार, वो क्या होता है, अनुप्रस्थ है। तो ए अनुप्रस्थ हो गया कि धातु की एक छड़ लेते हैं जिसके दोनों सिरों पर तापांतर स्थापित किया है, मतलब दोनों में क्या है, ताप का गैप है।
अब जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू उष्मा दे रहे हैं और लास्ट में डेल्टा क्यू उष्मा ही आ रही है। कैसे आई? वही नियम लगाओ चालन वाला कि इसका निकटवर्ती अणु क्या करेगा, प्रत्येक अणु को उष्मा प्रदान करेगा और अणु उष्मा देगा, तो इस प्रकार से उष्मा देते हुए लास्ट अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगी। डेल्टा क्यू से आपने गर्म किया था उतना ही ताप यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, एल लंबाई के माध्यम से संचित होते हुए। तापांतर मानते हैं टी, और ये बीच का एक खंड है, देखो ये अल्फांश है, इस अल्फांश को हमने माना डेल्टा अक्ष, छोटा सा विस्थापित कण, विस्थापित लंबाई, और इस डेल्टा अक्ष के संगत जो ताप है वो कितना डेल्टा टी है, तो यहाँ डेल्टा टी है तो यहाँ कितना बचेगा, टी माइनस डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से उसमें चालकता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों डेल्टा अक्ष दूरी पर जो दो समतापी पृष्ठ हैं उनके ताप टी वो टी माइनस डेल्टा टी है। और अब ये देखो ताप प्रवणता, बच्चों प्रवणता शब्द का मतलब होता है स्थिति के सापेक्ष, मतलब बट्टा में डेल्टा अक्ष आएगा ऊपर जिसके बारे में पूछा गया है। जैसे यहाँ ताप प्रवणता है तो ऊपर आएगा ताप और बट्टा में क्या आएगी, दूरी आएगी। जैसे मैं कह दूं वेग प्रवणता तो आप क्या कहेंगे, बट्टा में तो आएगी दूरी और बट्टा से ऊपर आएगी वेग, वेग आएगा, समझ गए। तो ऐसे यहाँ ताप प्रवणता होती है कि दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष या स्थिति के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर को हम बच्चों कहते हैं ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक है। अब प्रथम समतापी पृष्ठ जो है, जो मैंने आपको बताया था डेल्टा क्यू उष्मा हम दे रहे हैं, डेल्टा टी समय में द्वितीय समतापी पृष्ठ को ट्रांसफर स्थानांतरित कर देता है। इस केस में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी समय के सापेक्ष उष्मा प्रवाह को हम क्या कहते हैं, उष्मा प्रवाह की दर एच कहते हैं। यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को हमने क्या कह दिया, एच कह दिया, उष्मा प्रवाह की दर कि समय के सापेक्ष कितनी उष्मा वहां से प्रवाहित हो रही है उस क्षण में से। तो बच्चों इस केस में जो उष्मा प्रवाह की दर है ताप साम्य अवस्था में वो डिपेंड करती है दो बातों पर। पहले जो है वो है पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, कि उसका अनुप्रस्थ काट कितना है, वो कम है या ज्यादा है। अगर कम होगा तो उष्मा प्रवाह भी क्या होगा, कम होगा, और अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी ये क्या होती है, उसके समानुपाती होती है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी समानुपाती ए, समीकरण नंबर 1। ओके, फिर पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर के भी क्या होती है, ये समानुपाती होती है। ये लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को एक साथ करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। समानुपाती में ए इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा अक्ष आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। अब बच्चों से बराबर करते हैं। बराबर करेंगे तो आपको पता है समानुपाती का निशान आप हटाओगे, हटाते आपको लेना पड़ेगा नियतांक, और नियतांक यहाँ पर आ गया के, और के यहाँ पर है उसमें चालकता गुणांक। यहाँ के एक समानुपात नियतांक है जिसे क्षण के पदार्थ का उसमें चालकता गुणांक कहते हैं, जिसका मान क्षण के पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ किससे बना हुआ है। अब क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में माइनस चिन्ह बच्चों ये दर्शाता है कि जो ताप प्रवणता है, ताप प्रवणता की दूरी बढ़ने पर ताप का मान क्या होता है, कम होता जाता है। अब मान लीजिए छड़ आप बहुत ज़्यादा लंबी लिए और बहुत दूर से आप उसको ऐसे लगा रहे हो, तो उसमें क्या है बच्चों, क्या होगा, दे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये माइनस ये दर्शाता है कि दूरी अक्ष बढ़ने पर ताप टी का मान क्या होता है, कम होता है। अब ये जो सूत्र है बच्चों, इसी से हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अगर ए का मान 1 मीटर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इकाई है, और ताप प्रवणता डेल्टा टी अपॉन डेल्टा अक्ष का मान भी क्या है, 1 है, तो क्या बचेगा। दोबारा देखिए, हमने यहाँ 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया, तो देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस के, और माइनस के लिए हमने यहाँ इसका ले लिया मापांक, तो माइनस अब नहीं आएगा। तो ये क्या बच गया, के बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी अनुप्रस्थ भाग इकाई और ताप प्रवणता भी क्या है, इकाई है। तब क्या परिभाषा बनेगी, किसी ठोस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक ताप प्रवणता की स्थिति में, एकांक क्षेत्रफल से एकांक ताप प्रवणता की स्थिति में उष्मा प्रवाह की दर को ठोस का उसमें चालकता गुणांक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें चालकता गुणांक किसे कहते हैं, गणितीय परिभाषा बताइए, तो आप यहाँ से बताएंगे कि इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इकाई ताप प्रवणता की स्थिति में जो उष्मा प्रवाह की दर है वही क्या होती है, उसमें चालकता गुणांक कहलाती है। अब बच्चों इसका बनाएंगे मात्रक वगैरह। चलो बनाते हैं। ये हमारा सूत्र है, मात्रक और विमा के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ से के का मान निकाल लो, इसका मापांक कर दिया, माइनस चिन्ह अब जरूरत नहीं है। डेल्टा अक्ष ऊपर जाएगा, डेल्टा टी नीचे आएगा, ए भी नीचे आएगा। ये बन गया इसका सूत्र, किसका, उसमें चालकता गुणांक का। अब इसका मात्रक बनाएं, क्यू का मात्रक हो गया किलो कैलोरी। ओके, बट्टा में देखो इसके डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी के लिए हमने साथ में बट्टा सेकेंड लिख दिया।
मतलब ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एच का आ गया, मतलब उष्मा प्रवाह की दर का आ गया किलो कैलोरी अपॉन सेकेंड। और डेल्टा का हो गया बच्चों मीटर, ए लिखा हो देखो साइड में, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। फिर डेल्टा टी क्या है, ताप है, ताप का हमने कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड, या आप केल्विन भी कर सकते हो। फिर देखो बच्चों किलो कैलोरी बट्टा सेकंड, 1 मीटर कैंसिल हो गया तो ये आ गया मीटर इंटू सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड, किलो कैलोरी बट्टा मीटर इंटू सेकंड और इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ये गुणा में डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बच्चों इसी को ये वापस सेम आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर किलो कैलोरी को अगर ऊर्जा के हिसाब से किया जाए तो क्या हो जाएगा, जूल, और बट्टा में सेकंड है, 1 मीटर से गुणा कर दिया, 1 मीटर से नीचे गुणा कर दिया, है ना। तो ये 1 मीटर से ऊपर गुणा कर दिया, 1 मीटर से नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे कर दिया तो ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये आ गया गुणा मीटर। अब जूल बट्टा सेकंड क्या होता है बच्चों, याद करो, शक्ति, कार्य बट्टा समय। शक्ति क्या होती है, कार्य बट्टा समय होती है, और उसका मात्रक होता है वाट, वाट। और चलो इसको सोल्व करते हैं, 1 मीटर कैंसिल हो गया, हालांकि हमने मीटर लगाया था ताकि सूत्र बन जाए, नहीं लगाओ तब भी सूत्र बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। बटा मीटर और इंटू केल्विन, ये शक्ति के पदों के रूप में इसका मात्रक है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको मिल जाएगा डब्लू, तो आप सोचोगे डब्लू कहाँ से आ गया, भाई वाट के रूप में ये, ठीक है। तो वाट अपॉन बटा में क्या है, मीटर इंटू केल्विन। अब बात करें विमा की, विमा बिल्कुल आसान सी है, किलो कैलोरी की विमा आप ले लो m1L2 T-2 ऊर्जा के रूप में, m1L2 T-2, मैंने कहा था न्यूटन की याद कर लो, फिर आगे प्रॉब्लम सोल्व। m1L1 T-2 होती है किसकी, न्यूटन की, और कार्य होती है m1L2 T-2, ये हो गया। फिर देखो बच्चों मीटर के लिए हो गया L, सेकंड के लिए हो गया T, और केल्विन का K, या कई जगह आपको कमेंट्स एग्जाम में थीटा मिल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप थीटा लिख देना, अगर उसमें ऑप्शन में थीटा है तो आप थीटा मानेंगे। तो केल्विन, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, तो L जाएगा ऊपर, एक L कट हो गया, T जाएगा ऊपर T-3, तो m1L1 T-3 K-1, K भी ऊपर चला गया, ठीक है। ये हो गई इसकी विमा, किसकी, उसमें चालकता गुणांक की। अब बच्चों ये सारणी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सबसे धातुओं में, धातु क्या होती हैं, चालक होती हैं, तो धातुओं की जो उसमें चालकता गुणांक है उसका मान हमेशा अधिक होता है, ध्यान रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जनरल साइंस के लिए कि सबसे अधिक चालक धातु कौन सी है, तो आप कहते हैं चांदी, बिल्कुल। देखिए मान, देखिए आप, किसका मान ज्यादा, सबसे ज्यादा मान किसका है, चांदी का है। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि धातुओं के लिए उसमें चालकता गुणांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे चांदी के लिए है तो चांदी के लिए मान आप देखें 406, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि उसमें चालकता गुणांक का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे धातुओं के लिए होता है, ठीक है। ये मान आपके सामने हो गए। अब बच्चों कुछ स्पेशल बातें हैं, खाना पकाने के बर्तनों की जो पैंदी होती है उस पर तांबे का विलोपन होता है ताकि उष्मा का प्रसार अच्छे से हो जाए, और उसमें से उष्मा का प्रसार अच्छे से होता है। आप देखना जो नीचे का पेंदा होता है वो तांबे का एक अलग सा उसमें आपको कलर दिखाई देगा नीचे वाले पेंदे में, जैसे कुकर में देख लीजिए आपको मिलेगा लगभग। तो उसमें उससे फ़ायदा क्या होता है, कांस्य पात्रों से गर्म खाना क्या होता है, जल्दी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि तांबे का भी आप देख रहे हैं, चांदी के बाद तांबे का ही नंबर है उसमें चालकता गुणांक के लिए, तो ये क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, और खाना भी क्या होगा, जल्दी से तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, ठीक है। कंक्रीट की छत वाले घर गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं। वही बात है कि जब वो सूर्य की जो गर्मी है वहाँ गिरेगी तो निकटवर्ती जो सारे जो कंक्रीट के जो अणु होते हैं जो पत्थर टाइप में है वो सारे क्या करेंगे, उष्मा प्राप्त करेंगे और एक दूसरे उष्मा देंगे, और वो सारा भाग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर बच्चों किसी पदार्थ के उसमें चालकता गुणांक का मान जितना अधिक होगा, याद रखना, जितना अधिक होगा वो पदार्थ उतने ही अधिक चालक होगा। जैसे अभी मैंने तांबे वाली बात की है तो उसका उसमें चालकता गुणांक का मान क्या है, अधिक है, तो इसलिए वो क्या होगा, जल्दी ही क्या होगा, गर्म होगा। ये बात हमने यहाँ कही है कि जिस पदार्थ के लिए उसमें चालकता गुणांक का मान जितना अधिक होगा वह पदार्थ उतनी ही अधिक चालक होगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन आपके उदाहरण 11.6 का, चित्र में दर्शाए गए निकाय की स्थायी अवस्था में स्टील तांबा संधि, देखो स्टील और ये तांबा दिख रहा है आपको, एक ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये साथ में एक और है, तो स्टील और तांबे की क्या है, इसमें संधि है, मतलब स्टील के अंदर ये तांबे की छड़ घुसी हुई है, ठीक है। इसका तापमान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। स्टील छड़ की लंबाई हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तांबे की छड़ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, भट्टी का जो तापमान है वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे सिरे का ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टील की छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तांबे की छड़ का क्या है, दुगुना है, ये ध्यान रखना आप, इसमें 2 गुना है। स्टील की उष्मा चालकता 50.2 और तांबे के लिए 385 है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल आसान से सवाल है,
हमें केवल उसमें चालकता गुणांक का सूत्र ध्यान रखना है, और वो सूत्र है इस प्रकार से, ये रहा आपके सामने, मतलब के, जैसे आपको बताया था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर के ए और साथ में ताप प्रवणता। तो हमें इस ए का मान, सॉरी इस के का मान रखना है यहाँ से, बनाना सूत्र से, ठीक है। तो यानी इसके जो आगे का जो भाग है ना, ये भाग देखो, ये ले हम यहाँ पर के स्टील, ए स्टील, फिर क्या है ताप प्रवणता डेल्टा टी, तो पहला ताप माइनस आगे वाला ताप, तो 573 का ताप है, फिर उसके बाद में टी नोट है, फिर ऐसे देखो के तांबा, ए तांबा, एल तांबा, ये स्टील के लिए, ये तांबे के लिए, टी नोट माइनस 273। चलो एक बार देख लेते हैं, एल का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये खास बात थी, इसको मैंने शॉर्ट से लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उसमें लिखा हुआ था कि जो स्टील वाली है ना वो तांबे वाली से 2 गुना है, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। एल तांबा हो गया, के स्टील का मान हो गया, फिर के तांबे का मान हो गया, T1 का मान हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको चेंज कर लिया किसमें, केल्विन में, ठीक है। ये हम इस फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कैसे हम इस तापमान को चेंज कर सकते हैं। T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हो गया 273 केल्विन, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, के स्टील का मान रख दिया, ए स्टील का मान रख दो। अब ए स्टील के मान में आपकी प्रॉब्लम ये आएगी, ये 2 गुना ए तांबा है, तो इसको सेम का सेम रखना है, 2 गुना ए तांबा, ठीक है। 573 माइनस टी नोट का हमें पता नहीं है, संधि ताप है, बटा 15, इसी प्रकार 385 गुना ए तांबा सेम रख लो, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना ए तांबा है, तो ए तांबा से ए तांबा कट जाएगा, ठीक है। और टी नोट माइनस 273 बटा एल तांबे का मान 10 है। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद बच्चों ये सोल्व हो गया 1004, 573 माइनस टी नोट 5775, टी नोट माइनस 273। इसको सोल्व किया हमने, और यहाँ से हम टी नोट का मान निकालेंगे, तो ये आ रहा है 317.57 केल्विन। इसको वापस चेंज कर लेंगे किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारा आंसर आ गया 44.57 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल आसान से है, बस इसमें उसमें चालकता गुणांक का जो आगे का पार्ट है वो रखना है, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जितना उष्मा देगा उतनी उष्मा लेगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर स्टील के लिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर तांबे के लिए। अब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी दोनों सेम है, उनको हटा दो। अब स्टील के लिए क्या मान था बराबर, तांबे के लिए क्या मान है, उसको बराबर रखकर हमने इसको सोल्व करके आंसर निकाल लिया। बच्चों ये सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन बिल्कुल आसान सा है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो चित्र में दर्शाया अनुसार, इसमें बच्चों ये चित्र है, लोहा और पीतल लिखा हुआ है, जो भी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। अनुसार लोहे की किसी छड़ को, जैसे L1 का मान 0.1 मीटर है, A1 0.02 मीटर स्क्वायर है, K1 का मान 79 है, इसी प्रकार को पीतल की छड़, इनके भी L2 के मान है 0.1, A2 0.02 और K2 109, ठीक है, के साथ एक से सिरे को मिलाकर डाला गया है। ओके, लोहे की छड़ तथा पीतल की छड़ के स्वतंत्र सिरों क्रमशः 373 केल्विन, ये लीजिए यहाँ पर, तथा 277 केल्विन ये रहा यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट आपको ज्ञात करना है दोनों छड़ों की संधि पर ताप, और सेकंड संयुक्त छड़ में उष्मा प्रवाह की दर के लिए व्यंजक निकालिए तथा परिकलित कीजिए, यानी व्यंजक निकालना है, फिर उसका मान भी निकालना है। सवाल बड़ा जरूरी है लेकिन आसान है, बस गुणा भाग करते समय हमें ध्यान रखना कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, जो मान हमें दिए गए उनको आप अलग अलग लिख लीजिए, जैसे लोहे के लिए और पीतल के लिए। लोहे के लिए L1, A1, K1 और T1, ओके। फिर पीतल के लिए L2, A2, K2, T2, ये सारे मान हमें सवाल में दिए गए हैं, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस हमें सिंबल सही लिखने, ताकि सिंबल भी हालांकि सवाल में दे रखे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आपकी आएगी नहीं। अब हमें निकालना संधि पर ताप, ये हम मानते हैं टी नॉट कि जो जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पर जो टेम्परेचर जिसकी हमें ज्ञात करनी है वो टी नॉट है, ओके। अब सूत्र ले आए वापस, पहला जो हमारे क्वेश्चन है संधि पर ताप कितना होगा, टी नॉट का मान निकालना है, चलो निकालते हैं। वही बात है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाला मान, ठीक है। तो ये तो बराबर होगा दोनों के लिए, उसमें जितनी आएगी उतनी बाहर जाएगी, तो ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट बराबर ये सेकंड पार्ट, ओके। इसको K1 A1 T1 माइनस टी नोट बटा L1 K2 A2, अब ये पहले आएगा टी नोट माइनस टी नोट, ये गलती मत करना आप, देखो इसमें T1 माइनस टी नोट, अब यहाँ से मत करना T2 माइनस टी नोट, ऐसा नहीं, टी नोट पहले आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है, उबेनिस्ट है, T1 पहले, फिर उबेनिस्ट टी नोट, फिर बाद में T2, ऐसे। और बच्चों सवाल में हमें दिया गया है, ये खास बात है,
इसकी वजह से हमारा सवाल क्या हो गया, आसान हो गया कि दोनों का अनुप्रस्थ काट क्या है, समान है, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। अब जब ये समान है तो देखो A1 चला जाएगा A2 से, L1 चला जाएगा L2 से, तो क्या बचेगा, ओनली K1 T1 माइनस T0 बराबर K2 T0 माइनस T2। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए आप, जैसे K1 T1 माइनस K1 T0 बराबर K2 T0 माइनस K2 T2। ओके, अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जैसे T1 है और ये माइनस वाला मान, इसको आप इधर ले आइए, ये आ गया, प्लस हो गया ना माइनस के इधर आकर, और ये माइनस का है, आप इसको उधर ले जाइए और इसके साथ जोड़ दीजिए। ओके, अब देखो इसमें यहाँ ये स्टेप ले लो, इस स्टेप को यहाँ ले आओ, यहाँ आप देखो T0 कॉमन ले रहे हैं अपन, तो क्या बच गया K1 प्लस K2, और ये वाला स्टेप चला जाएगा आगे। अब यहाँ से हमें T0 का मान निकालना है, तो ये जो K1 प्लस K2 ना, ये इसके बट्टा में आ जाएगा, और ये इस प्रकार से आएगा T0 बराबर K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2 हो गया। अब इनके मान रख दीजिए, ये मान बच्चों आपको सवाल में सारे मान दे रखे हैं इसके अंदर, 79 373 109 273 और 79 प्लस 109। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया अपना 315.02 केल्विन लगभग में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इसमें फर्स्ट हो गया, बिल्कुल आसान से था ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और करते हैं, ये देखो, अब आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा है, अरे बड़ा कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल ईजी सा है। हमें उसमें चालकता उष्मा प्रवाह की दर, यानी इसमें दो बातें निकालनी है, जो निकालते हैं। एच का मान, एच का तो वही है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर के आ गया के ए, फिर डेल्टा टी आ गया अपॉन डेल्टा एक्स L1। अब देखो K1 और क्षेत्रफल दोनों का समान है, भाई यहाँ A1 है, यहाँ A1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल A1 बराबर A2 बराबर A मान लो, समान है, तो A आ गया। फिर T1 माइनस T0 का मान कहाँ से लाओगे, पहले वाले सवाल से, ये देखो यहाँ से, ये रहा, इसी में जो पहला पार्ट है वहाँ से लाना है, ये मान आपको यहाँ रखना है T0 की जगह, ये लीजिए, बस ये समस्या इसलिए बड़ा आपको लग रहा है। अब इसके लघुत्तम लेकर इसको सोल्व करना है, चलो करते हैं। ये बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर A1 बराबर A2 L1 बराबर L2। अब देखो K1 A L इसके नीचे है, ओके, और इसके हम लघुत्तम ले रहे हैं, तो लघुत्तम आएगा K1 प्लस K2, और इसके नीचे मान लो आप 1, तो ये हो गया K1 प्लस K2। अब 1 का भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा किससे, T1 से, ये लीजिए K1 T1 प्लस K2 T1, फिर माइनस माइनस आ गया, आगे वाला सेम आएगा K1 T1 प्लस K2 T2। ये हमने लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों देखो इसमें क्या कट होता है वो कट कर दीजिए आप, जैसे इसमें एक स्टेप तो कट हो रही है, कौन सी, K1 T1 बच गया K2 T1 और K2 T2, तो इसमें आप क्या करेंगे, K2 को कॉमन ले लीजिए, तो T1 और माइनस T2 बचेगा। ठीक है, और गुणा में साथ में K1 A बट्टा L, और बट्टा में बचेगा K1 प्लस K2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक साथ लिख लीजिए, और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग भी करना पड़ेगा, बाकी सेम है। K1 K2 A है, ये लीजिए K1 K2 A है, और आगे T1 माइनस T2 है, बट्टा में K1 प्लस K2 और L भी है, बस 2 से गुणा करना है और 2 से गुणा और भाग करना है। ओके, अब बच्चों क्या करना है, देखो हमने यहाँ एक केडेस लगाया है, इसका एक रीज़न है, अभी आपको बताऊँगा। बाकी क्या बचेगा, A बच गया, T1 माइनस T2 बच गया, बटा 2L बच गया, ये बच गया। अब ये केडेस क्या है, ये केडेस क्या है बच्चों, ये इस प्रकार से है, ये अगर हम दो छड़ों को जोड़ते हैं एक सीरीज के अंदर, तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताओ, के डेस बराबर लघुत्तम हो गया K1 इंटू K2, और यह आ गया K1 प्लस K2। अब इसको व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, तो आ जाएगा K1 इंटू K2 और बट्टा K1 प्लस K2, और इसमें 2 संधि हैं, तो ये क्या हो गया 2, तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, ये हो गया के डेस, तो के डेस का मान क्या है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये कहाँ से आया, ये संयोजन से आया है, दो छड़ों के संयोजन से आया है, तो छड़ों की संयुक्त उसमें चालकता है, यानी दो छड़ों की चालकता को श्रेणी क्रम का मान है ये। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में अगर जोड़ें तो उनकी उसमें चालकता का मान किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होगा, तो ये बना यहाँ से, और 2 के लिए तो इसमें 2 आ गया। ठीक है, अब एक तो मान आपको इसका निकालना है, के डेस बराबर मान रख दीजिए जो भी आपको सवाल में दिया गया है, ये मान रखने पर आपका आ गया 91.60। फिर अपने जो स्टार्टिंग जो हमने सबसे फर्स्ट लिखा था उसमें प्रवाह की दर H बराबर, ठीक है, उसमें क्या है ये देखिए, H बराबर K1 A1 T1 माइनस T0 अपॉन L1 मान रख दीजिए आप इसमें,
ये मान रखेंगे और ये यहाँ पर हम टी नॉट का भी रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 916.1 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज के वीडियो में चालकता के बारे में जाना और चालकता से संबंधित दो न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए। और इस माध्यम में क्या था कि जो अणु था वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा था। तो क्या ऐसा भी होता है कि अणु अपना स्थान छोड़े और दूसरे अणु को ऊष्मा देने स्वयं जाए? बिल्कुल ऐसा होता है। और इसके लिए बच्चों हम इसके बारे में जानेंगे कि अगले वीडियो में कि किस प्रकार से जो अणु होते हैं वो अपना स्थान छोड़ते हैं और दूसरे अणु को ऊष्मा देते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कहीं समस्या आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ से दोबारा सुनना शुरू कीजिए, नोट्स अपने प्रॉपर वे में बनाइए। और अगले वीडियो में बच्चों हम मिलते हैं नए ऊष्मा स्थानांतरण के प्रकार के साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।